नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कलानौर विधानसभा सीट की। हरियाणा विधानसभा चुनावों की हम लगातार बात कर रहे हैं, वहाँ के एक-एक सीट की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, वहाँ के इतिहास की बात कर रहे हैं, वहाँ के समीकरण की बात कर रहे हैं। तो आज बारी है रोहतक जिले के कलानौर विधानसभा सीट की, कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है, कौन यहाँ पे आगे रहा है, कांग्रेस या बीजेपी, क्या यहाँ के समीकरण बनते आए हैं। आपको बता दें कि कलानौर विधानसभा सीट जो है वो अपने आप में पूरे हरियाणा में एक खास सीट है। हरियाणा में क्या कहें, हम कह सकते हैं कि पूरे देश में सबसे खास सीटों में से एक है। वजह ये कि यहाँ से लगातार जब भी कोई जीता तो महिलाएं जीती हैं। तो ये एक नारी सशक्तिकरण का, नारी शक्ति का, और जो देश में बात की जाती है कि नारियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कलानौर विधानसभा सीट, जहाँ से लगातार नारियां जीतती आई। और आज हम उसी के इतिहास और यहाँ के समीकरण की बात करेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि ये सीट इसलिए भी खास है, कलानौर विधानसभा सीट, क्योंकि जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, जब हरियाणा अलग नहीं हुआ था, उस समय पर यहाँ पर मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पिता रणवीर सिंह हुड्डा ने भी 1962 में कलानौर सीट से चुनाव लड़ा था और यहाँ से जीत भी दर्ज की थी। आपको बता दें कि यहाँ से जीत दर्ज करने के बाद वो पंजाब सरकार में जो है उस समय में मंत्री बने थे। याद कर लीजिए नोट, 1962 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी रणवीर सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये सीट अपने आप में कितनी खास रही होगी कांग्रेस के लिए। तो आपको बता दें कि इसके साथ एक जानकारी और दे दें कि 1977 में ये सीट जो है आरक्षित हुई थी। और तब से लेकर अब तक का जो इतिहास रहा है वो यहाँ पे किसका रहा है, कौन सबसे आगे जीता, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कलानौर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के जातिगत गणित की बात करें तो हम बता दें कि कुल मतदाता कितने हैं। 2,18,417 यहाँ पे मतदाता हैं, जो ये तय करते हैं कि यहाँ से विधानसभा तक कौन जीत कर जाएगा, कौन यहाँ से हमारा विधायक बनेगा और कौन किसके सर पर ये सहरा सजेगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आरक्षित सीट है, तो यहाँ पे एससी वोटर्स कितने हैं, ग्रामीण कितने हैं, शहरी कितने हैं। तो इन सब का कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं तो एससी वोटर जो है वो है 60,545, 28% है। और यही वजह है कि यहाँ से जो एससी वोटर्स हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो वोटर्स हैं ये अधिकतर कांग्रेस के प्रति झुकाव में रहे हैं, चाहे फिर मोदी की लहर चली हो या फिर किसी और की लहर चली हो, लेकिन ये वोटर्स जो है कांग्रेस का साथ देते आए। अगर हम यहाँ पे ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें, यानी कि 2 खंडों में अगर बाँटे कि ग्रामीण कितने हैं, शहरी कितने हैं, तो आपको बता दें कि ये ग्रामीण वोटर्स जो हैं 1,03,726 यानी 47.49% हैं। तो वहीं शहरी वोटर जो हैं 1,14,690 52% है। लगभग आंकड़ा बराबर का है, 47 और 52 का कोई ज़्यादा खास बड़ा अंतर आप देखेंगे यहाँ पे है नहीं। इसलिए यहाँ पे शहरी वोटर्स भी और यहाँ पर ग्रामीण वोटर्स भी, ये दोनों ही वोटर्स काफ़ी मायने रखते हैं किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे योजनाएँ जो भी बनाई जाती होंगी, वो दोनों को मद्देनज़र रख के बनाई जाती होंगी। और शहर और गाँव के वोटर्स के लिए योजनाओं में भी काफ़ी अंतर हो सकता है, उनके मुद्दे काफ़ी अलग होते हैं। तो यहाँ पे किसान वोटर्स भी मायने रखते हैं, तो यहाँ पर जो है उद्योग भी मायने रखते हैं, यहाँ पर रोजगार भी मायने रखता है। तो काफ़ी कुछ है इस विधानसभा सीट में। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें, कलौनौर विधानसभा की, यहाँ पे मतदान कितना हुआ था बता दें कि उस समय 67.26% यहाँ मतदान हुआ था। और ये आंकड़ा जो है अपने आप में काफी मायने रखता है। 67.26% का हो सकता है कि इस साल जो ये आंकड़ा और बढ़े, 67 से 70 तक पहुंचे, 80 तक पहुंचे। और जो चुनाव आयोग है इसके लिए लगातार काम भी कर रहा है, और तमाम पार्टियां भी कोशिश करती है कि वोटर्स जो है, मतदाता जो है, पोलिंग बूथ तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा मतदान देने की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। अगर हम अब बात कर रहे हैं कलौनौर विधानसभा सीट के, यहाँ के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की, जो पिछले हम 6 चुनावों का यह इतिहास देखेंगे कि पिछले 6 चुनावों में किसको कितना मिला है वोट शेयर, कितना लोग, कितना जनता ने भरोसा किया है यहाँ की तमाम पार्टियों के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं 2009 के विधानसभा चुनाव की, तो जब हम 2009 के विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस को उस समय मिलते हैं 56.73%, भाजपा को मिलते हैं 12.07%, और इंडियन नेशनल लोक दल को 26.42%। आप शून्य, भारतीय समाज बहुजन समाज पार्टी, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी शून्य पे। तो कांग्रेस का वोट बैंक अच्छा खासा रहा है यहाँ पे, बीजेपी का ठीक ठाक था, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल भी काफी आगे थी। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि जब भी विधानसभा चुनाव की बात होती है, जब भी हम राज्य के चुनाव की बात करते हैं, तो वहां पे जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है वो काफी कारगर साबित होती है राष्ट्रीय पार्टियों की अपेक्षा, जैसा कि हम देखते भी आए हैं। चाहे इसके आसपास के क्षेत्र, आसपास के राज्य, दिल्ली की बात करें, सॉरी,
चाहे हम आसपास के राज्य दिल्ली की बात करें, चाहे हम आसपास के राज्य पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो जब भी किस तरह के विधानसभा चुनाव आते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियाँ काफ़ी मायने रखती हैं। अब हम आते हैं 2014 के विधानसभा चुनाव पे। अब देखिए 2014 का विधानसभा चुनाव खास भी है और यहाँ कांग्रेस के लिए भी खास रहा, बीजेपी के लिए खास रहा। क्यों? क्योंकि 2014 में सरकार पलटती है, सरकार बदलती है, जनता किसी और को मौका देती है। पूरे देश में एक तरह से कह सकते हैं, खास तौर पे उत्तर भारत में मोदी की लहर चलती है। उस समय कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कमी आती है 39.65%। तो भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ के पहुंचता है 36.53%। वो इंडियन नेशनल लोकदल का कम होता है और 18.3% पे आ जाता है। लेकिन खास बात ये है कि इस मोदी लहर में भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है बीजेपी की तुलना में आगे रहा, सबसे ज्यादा रहा। ये ध्यान देने वाली बात है इस खास तौर पर कलानौर विधानसभा सीट पर, कि जब मोदी लहर चल रही थी, जब देश में बीजेपी की लहर चल रही थी, उस समय भी यहाँ के वोटर्स ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। 2019 का चुनाव आता है। ये चुनाव भी अपने आप में खास इसलिए रहा क्योंकि इस समय तक किसान आंदोलन भी चरम पर था। किसान रुष्ट थे, किसान नाराज थे और कई तरह की चीजें, जाट आंदोलन की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, इन सब को लेकर बीजेपी के प्रति एक रोष देखने को मिला था। और इसका असर भी यहाँ पे हुआ कि इस लहर में भी कोई खास असर कलनौर विधानसभा सीट पर नहीं हुआ। कांग्रेस वापसी करते हुए 46.5% पाती है। बीजेपी का हल्का सा बढ़ता है 38.6%। वही जेएनजेपी की 6.4%। बाकी सभी शून्य पर रहते हैं। बता दें कि रोहतक में जिस तरह से कहा जाता है कि कांग्रेस का दबदबा रहा है, कांग्रेस का जो किला है, इसको भेद पाने में अभी तक बीजेपी इतने कारगर तौर पर मतलब काम नहीं कर पाई है कि बीजेपी इस सीट को भेद सके, इस किले पे कब्जा जमा सके। अब हम आते हैं लोकसभा चुनावों पर। 2009 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी को मिलती है 67.31%, बीजेपी शून्य, जेएनजीपी शून्य, इंडियन नेशनल लोकदल जो है 12.21%, वहीं बहुजन समाज पार्टी वादी पार्टी जो है 14.13%। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है, ये बीजेपी का जो आंकड़ा है, कितना चिंता वाला हो सकता था उस समय के लिए, वहीं कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद वाली चीज थी। लेकिन जब 2014 का चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव आता है, कांग्रेस का वोट बैंक थोड़ा सा खिसकता है, 50.28% पे आता है। भारतीय जनता पार्टी का में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, 21.95%। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल को भी मिलते हैं 16.15%। और आम आदमी पार्टी भी थोड़ा सा वजूद तलाश लेती है, उनको मिलते हैं 5.85%। बता दें कि रोहतक दिल्ली से लगता हुआ शहर है। ऐसे में दिल्ली का असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। और जो किसान आंदोलन इस समय तो नहीं हुए थे, माफ कीजिएगा, तो दिल्ली का असर कहीं ना कहीं देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली में भी सत्ता पलटी, कांग्रेस गई, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विधानसभा में चुना, एक नई सरकार बनती है, तो उसका असर भी यहाँ पे देखने को मिला 2014 के लोकसभा चुनावों में। अब हम बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनावों की। 2019 के लोकसभा चुनाव तक काफी कुछ चीजें बदल चुकी थी। कांग्रेस जो है 50.28% से 44.3% पर आ जाती है। वहीं बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिलता है, 47.3% पर आ जाती है, बाकी सभी शून्य पे रहते हैं। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हुआ, शून्य से 21, 21 से 47, ये बढ़ोतरी बीजेपी के लिए अच्छी है। लेकिन कांग्रेस का भी वोट बैंक ज्यादा नहीं खिसका है, 67 से 44 पे आया, 20% का वोट बैंक हालांकि खिसका लोकसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने वापसी की। ये बात बीजेपी की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी होगी कि जिस तरह से कांग्रेस का वोट बैंक खिसका, बीजेपी का बढ़ा। लेकिन विधानसभा चुनावों में जब हम आते हैं विधानसभा चुनावों की तरफ, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस फिर से एक बार बढ़त बढ़ाते हुए नजर आती है। और हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए, वहां पे जिस तरह से कांग्रेस ने वापसी की है, ये बीजेपी की टेंशन वाली बात और ज्यादा हो सकती है। अब हम बात करते हैं पिछले 6 चुनावों की। अब देखिए पिछले 6 चुनावों में यहाँ पे क्या हाल रहा है। जब हम पिछले 6 चुनावों की बात करते हैं, तो बीजेपी सिर्फ एक बार आगे रही, कांग्रेस जो है 5 बार आगे रही है। तो कांग्रेस जरूर चाहेगी कि ये चुनाव जीतकर यहाँ पे छक्का लगाया जाए। वहीं बीजेपी चाहेगी कि एक बार उनको हरा के, कांग्रेस को हरा के, क्यों ना एक बार फिर से बीजेपी अपनी ताकत को दिखा सके। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टियां, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, दोनों अपनी ताकत लगाने के लिए तैयार रहेंगी। चाहे हम नायब सिंह सैनी की बात करें, या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, ये सारे चेहरे, ये सारे बड़े नाम इस सीट पर लग जाएंगे अपने अपने कार्य में, ताकि बीजेपी को +1 किया जा सके, मतलब 2 की स्थिति पर लाया जा सके। वो कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि 5 से वो 6 पे पहुंच जाए। अब हम कलानौर विधानसभा चुनाव के विजेताओं और उपविजेताओं की लिस्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कब जीता था। 1977 का चुनाव होता है, एन सिंह जीतते हैं भारतीय जनसंघ से, 18,103 वोट मिलते हैं। वहीं एस सिंह को मतलब कांग्रेस पार्टी को 9,972 वोट का अंतर 8,131 का रहता है, जो कि काफी बड़ा अंतर रहा है।
लेकिन इसके बाद से किस तरह से चीजें बदलती हुई नजर आएंगी आप ये देखिए। 1968 का चुनाव होता है, सतराम दास जीतते हैं जनसंघ पार्टी से, 12,446 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के बदलू राम को 9,487 वोट मिलते हैं। वोट का अंतर रहता है 2,959 का। यहां तक तो भारतीय जनसंघ जीतती रही, लेकिन आप देखिए 1972 का आंकड़ा और उसके बाद जो आंकड़े बदलेंगे। 1972 सतराम दास जीतते हैं कांग्रेस पार्टी से, जो भारतीय जनसंघ में थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 16,546 वोट मिलते हैं। वहीं नसीम सिंह भारतीय जनसंघ के पार्टी को 15,531, 1,015 वोट मिलते हैं। तो यहाँ देखिए कि लोगों ने जो है 1968-1972 के चुनाव में खास बात यह है कि नाम वही था सतराम दास, लेकिन पार्टी चेंज हो चुकी थी और लोगों ने जनता ने जो है भरोसा किया वो इस प्रत्याशी पे किया, ना कि पार्टी पर किया। 1977 का चुनाव होता है, जेएनपी पार्टी से जयनारायण जीतते हैं। वहीं कांग्रेस की करतार देवी जो है दूसरे नंबर पर रहती है, 7,089 ही वोट मिलते हैं। वहीं जेएनपी को 23,213 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर रहता है 7,682 का, जो कि काफी बड़ा अंतर था। 1982 में कांग्रेस फिर से वापसी करती है, करतार देवी जीत दर्ज करती हैं, 25,060 वोट मिलते हैं। वहीं जय नारायण जो भारतीय जनता पार्टी में है उनको 15,531 वोट मिलते हैं, 9,529 ही वोट मिल पाते हैं। तो करतार देवी ने यहां से जीतना शुरू किया और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई। 1987 का चुनाव होता है, बीजेपी फिर से वापसी करती है, जयनारायण यहाँ से विजयी होते हैं, 30,996 वोट मिलते हैं। कांग्रेस की करतार देवी को 17,211 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर रहता है 13,785 का। तो जो करतार देवी एक चुनाव हारी थी, फिर एक चुनाव जीती, वो अगले में फिर से हार गई। लेकिन 1991 के चुनाव में, 96 के चुनाव में करतार देवी ने फिर से जीत दर्ज की, कांग्रेस का किला मजबूत किया, कांग्रेस के झंडे को फिर से लहराया। 1991 के चुनाव में करतार देवी को 26,194 वोट मिलते हैं। वहीं जेपी पार्टी के हरदुल को 15,859 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर रहता है 10,335 का। वहीं 1996 के चुनाव में करतार देवी को फिर से जीत मिलती है, 16,733 वोट मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जय नारायण को 15,818 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर रहता है 915 का, जो काफी कम था, लेकिन टफ फाइट थी। करतार देवी ने जीत हासिल की, लगातार 2 चुनावों में जीत हासिल की, कांग्रेस की नींव को यहाँ पे मजबूत किया। 2000 का चुनाव होता है, सरिता जीतती हैं भारतीय जनता पार्टी से, 26,498 वोट मिलते हैं। वहीं करतार देवी जो लगातार 2 चुनाव जीती थी वो यहाँ हार जाती है कांग्रेस पार्टी से, 23,981 वोट उन्हें मिलते हैं। 2,517 वोटों का यहाँ पे अंतर रहता है। लेकिन 2005 के चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस वापसी करती है, करतार देवी एक बार फिर से जीत दर्ज करती है, 34,896 वोट मिलते हैं। वो इंडियन नेशनल लोकदल के मेवा सिंह को 29,053 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर रहता है 5,843 का। अब यहाँ खास बात यह है कि चाहे 1991 का चुनाव हो, 1996 का चुनाव हो, 2000 का चुनाव हो, 2005 का चुनाव हो, लगातार जो जीत दर्ज की वो महिलाओं ने की। आप ये नाम देखिए, करतार देवी, सरिता और फिर करतार देवी। तो लगातार यहाँ पे जीत दर्ज की महिलाओं ने की। अब हम आते हैं 2009 के चुनाव में। 2009 का चुनाव आता है, एक बार फिर से महिला प्रत्याशी जीत दर्ज करती है, नाम है शकुंतला, पार्टी कांग्रेस, 52,142 वोट मिलते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नागाराम को 24,282 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर काफी बड़ा था, 27,860 का। 2014 का चुनाव आता है, जब देश में मोदी की लहर चल रही होती है, भगवा लहर चल रही होती है, बीजेपी के कार्यकर्ता एकदम हाई जोश पे होते हैं, बीजेपी एकदम हाई लेवल पे होती है, एक देश में एक परिवर्तन का दौर शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए या अन्य पार्टियों के लिए भी लोग नई सरकार को देखना पसंद कर रहे थे। उस समय भी शकुंतला खट्टक यहाँ से जीत दर्ज करती है, कांग्रेस पार्टी की 50,451 वोट मिलते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राम अवतार वाल्मीकि को 46,489 वोट मिलते हैं। ये जो जीत का अंतर है, इसके आंकड़े माफ कीजिएगा हमारे पास गलत है, लेकिन आप देखिए 50,000 40,000, जीत का अंतर कोई खास बड़ा नहीं था, 4,000 के करीब अंतर था इन दोनों के बीच में। तो टक्कर तो देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस के प्रति जो यहाँ पे जनता का भरोसा था वो कायम रहा। उसी की वजह से शकुंतला खट्टक ने जो है एक बार और जीत के दर्ज की। 2019 का चुनाव आता है, इस समय तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार भी बन चुकी थी। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी की सरकार रही, हरियाणा के अंदर शकुंतला खट्टक आती हैं। 2019 में फिर से मोदी लहर थोड़ी बहुत चलती है, वो दबदबा कायम रहता है प्रधानमंत्री मोदी का, बीजेपी का। लेकिन यहाँ पे जो लहर है, बीजेपी की लहर है, वो कुछ नहीं कर पाती। शकुंतला खट्टक एक बार फिर जीतती है, जनता शकुंतला खट्टक को एक बार फिर से विधायक बनाती है, 62,151 वोट मिलते हैं। वही राम अवतार वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 51,527 वोट मिलते हैं। वोट का अंतर रहता है 10,624 का। अंतर काफी बड़ा था। लेकिन आप ये देखिए, अब अगर हम पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो आप जरा गौर कीजिए, 1991 एक चुनाव, 1996 दो, 2000, 2005 4, 2009, 2014, 2019, लगातार 7 चुनावों में जनता ने महिला प्रत्याशी को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजा है हरियाणा की। और ये बता रहा है, ये क्षेत्र, ये जो विधानसभा है कलानौर विधानसभा, ये बता रहा है कि महिला सशक्तिकरण के प्रति कितना
वफादार कह सकते हैं हम, या फिर महिला सशक्तिकरण को किस तरह से बढ़ा रहा है, क्योंकि कलानौर से लगातार 7 बार किसी महिला 7 बार लगातार महिलाओं का जीतना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, पूरे हरियाणा के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। तो ये था कलानौर विधानसभा का सीट का इतिहास, यहाँ का समीकरण। ये सीट जो है 1977 में हमने आपको पहले ही बताया था कि आरक्षित हुई थी। इसके बाद से लगातार यहाँ पे जो है महिलाओं का दबदबा रहा है इस सीट पर। तो इस बार देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या किसी महिला प्रत्याशी को उतारती है, या फिर कांग्रेस के फिर से शकुंतला खटक पे ही भरोसा जताएंगी। तो अब देखना होगा कि यहाँ जब महिलाओं की टक्कर होगी इस बार, अगर होती है, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए काम करते आ रहे हैं और वो बार-बार कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे अन्य कार्य में हो। तो यहाँ पर क्या महिला प्रत्याशी को उतारेगी बीजेपी? और दूसरा कि कांग्रेस के इस किले को कैसे भेद पाएगी बीजेपी? क्या नायब सिंह सैनी कुछ महिलाओं के लिए कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं? तो ये इन सभी मुद्दों पर गौर करेगी भारतीय जनता पार्टी भी। एक नई रणनीति के तौर पर काम करना होगा भारतीय जनता पार्टी को, अगर कलानौर विधानसभा सीट के में जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है उसको अगर तोड़ना है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी नए तौर तरीके से काम करना होगा। वहीं कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि ये सीट उनके हाथ से ना छीने, और लोकसभा चुनाव में जो 5 सीट जीत कर आई है कांग्रेस, उस जीत को कायम रखे, उस दबदबे को कायम रखे। और खास बात ये है कि ये जो विधानसभा सीट है वो रोहतक लोकसभा सीट के अंदर आता है, और रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत दर्ज की। बड़ा नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में। और ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के अभी सांसद चुने गए हैं, इनके प्रति जनता का कितना भरोसा है इस सीट पर, इस कलानौर विधानसभा सीट पर, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ही हम तमाम जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक-एक विधानसभा सीट की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें माफ कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई तथ्य है, कोई फैक्ट्स है, अपनी विधानसभा सीट से जुड़ी कोई कहानी है, किसी भी तरह की राजनीतिक कहानियां हैं, तो आप हमसे जरूर शेयर करें। नमस्कार।